हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास। सभी एग्जाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक। आंसर कीजिएगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने स्वराज विधेयक के द्वारा संविधान सभा की मांग की थी और यह मांग भारत के लिए संविधान बनाने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या संसद को? तो नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? सही आंसर हो जाएगा संसद को। नए राज्य के गठन या सीमा में परिवर्तन करने का अंतिम और पूर्ण अधिकार संसद यानी पार्लियामेंट को है। संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत यह कार्य करती है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है और इसके लिए प्रभावित राज्यों से परामर्श भी किया जाता है, लेकिन उनकी राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं मानी जाती है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का, विधि के समक्ष समता का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, एक ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को लिए दिया गया है और यह अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ब्रिटिश नागरिक या विदेशी नागरिक भारत में रहते हुए अनुच्छेद 19 के अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं मांग सकते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? इसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करता है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। आइए
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में या 9वीं अनुसूची में। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी DPSP में दिया गया है। अनुच्छेद 21 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा करने का निर्देश देता है। अगला सवाल कर लेते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक दोनों सदनों के कुल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होता है। चलिए, और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अस्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति अस्थायी समिति है, लोक लेखा अस्थायी समिति है, नियम समिति भी यह अस्थायी समिति है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्राक्कलन समिति की यहां पर बात कर लेते हैं तो इसे अंग्रेजी में एस्टिमेट कमेटी के नाम से जाना जाता है और यह सबसे बड़ी अस्थायी समिति मानी जाती है जो सरकारी व्यय के अनुमानों की जांच करती है और मितव्ययिता का सुझाव देती है। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति की बात करते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। यह कैग की रिपोर्टों की जांच करती है और सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। नियम समिति की बात कर लिया जाए, रूल कमेटी इसे कहा जाता है और यह समिति संसद के कामकाज के नियमों की जांच करती है और उसमें बदलाव का सुझाव देती है। यह भी एक अस्थायी समिति मानी जाती है। अगला कर लेते हैं। अगला सवाल है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत कर सकता है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेष ज्ञान रखने वाले और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत आता है, जिसका उद्देश्य परिषद में विशेषज्ञों को शामिल करना होता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/3, 1/4, 1/6 भाग या 1/12वां भाग? राइट आंसर हो जाएगा 1/3 भाग।
भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 हिस्सा स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है और कानून बना सकता है। जब संसद के सदन नहीं चल रहे होते हैं तो ये अध्यादेश पारित किया जाता है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का उल्लेख है। अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, जबकि 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, जिसका अर्थ है कि इसके सभी रिकॉर्ड भविष्य के लिए साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं और इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। अगला कर लेते हैं। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? मत्स्य, कृषि, बीमा, सट्टेबाजी। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय नहीं है बीमा क्षेत्र। तो बीमा किसका क्षेत्र है? तो ये समवर्ती सूची का क्षेत्र है। डिटेल देख लेते हैं। बीमा कंपनी जो है विशेषकर सामाजिक बीमा और सामान्य बीमा समवर्ती सूची के विषय है, जबकि कृषि, मत्स्य और सट्टेबाजी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जहां राज्य सरकारें कानून बनाती है। अगला कर लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और सह सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सदस्य भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। आइए डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, पदेन सदस्यों में कैबिनेट मंत्री और नीति आयोग के सदस्य। अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या प्रतिनिधि। भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, हालांकि वे भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अगला सवाल है, विधान सभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान का 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर संविधान का 52वां संशोधन कानून 1985 प्रतिबंध लगाता है। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और दल बदल विरोधी कानून के रूप में इसे जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक अस्थिरता को रोकना और सदस्यों को व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी बदलने से रोकना है। अगला कर लेते हैं। अगला है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1967 में हुआ था। मूल संविधान में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने भाषाओं को शामिल किया जाता है, तो
14 भाषाओं को शामिल किया जाता है 8वीं अनुसूची में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा जाता है। तब भाषाओं की संख्या 18 हो जाती है। 2003 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ा गया। अब भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। अगला सवाल कर लेते हैं। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा 2 माह के अंदर जो है संसद की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन के उद्घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति मिलना आवश्यक है। अन्यथा क्या होता है? यह उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है और स्वीकृत होने पर यह शुरू में 6 महीने के लिए प्रभावी होती है। इसे हर 6 महीने में संसद की स्वीकृति से अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जाता है। अगला सवाल कर लीजिए। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 33 के तहत। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन का चुनाव करता है। हालांकि यह प्रावधान जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 1919 द्वारा अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक होता है? राइट आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और यह 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा की गई थी। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।